नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। आखिरकार नाबालिग पर अत्याचार करने वाला बुजुर्ग दरिंदा गिरफ्तार। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस विभाग को मिला वन विभाग का सहयोग। नाबालिग पर अत्याचार करने वाले आरोपी पर अपराध दर्ज करने के लिए 6 घंटे का विलंब। विधायक रोहित पवार ने उठाया पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल। नाबालिग पर बुजुर्ग ने किया अत्याचार, दरिंदे आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की नागरिकों की मांग। शहर के सप्तशृंगी अलंकार केंद्र में दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर लूटमारी की घटना। बंदूक से धमकाकर करोड़ों रुपयों का माल अज्ञात लुटेरे ने किया पार। जिले में दोपहर के समय तेज हवा के साथ हल्की बारिश का आगमन। गर्मी से परेशान नागरिकों को वातावरण में ठंडक छाने से मिली राहत। जो काम पुलिस को करना चाहिए था वह काम वन विभाग ने कर दिखाया। पातुर तहसील के सावर गांव में एक नाबालिग पर अत्याचार कर फरार हुए आरोपी को जंगल से वन विभाग ने दबोचने की कार्रवाई की। जिला पुलिस अधीक्षक ने वन विभाग का आभार व्यक्त करते हुए आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का विश्वास दिलाया। पातुर तहसील के सावर गांव में नाबालिग बालिका के साथ हुए अत्याचार के मामले को लेकर पूरे जिले में संतप्त प्रतिक्रिया उमड़ रही है। एक 60 वर्षीय आरोपी द्वारा 10 वर्षीय बच्ची के साथ बार बार दुष्कर्म किए जाने की घटना सामने आई है। पीड़िता के माता पिता मजदूरी के लिए बाहर जाते थे, जिसका फायदा उठाकर आरोपी ने धमकी देकर कई दिनों तक बच्ची पर अत्याचार किया। घटना सामने आने के बाद पूरे इलाके में आक्रोश का माहौल है। घटना के बाद से यह 60 वर्षीय आरोपी जगराम आड़े फरार हो गया था। आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए 50 पुलिस कर्मचारियों की टीम जुट गई थी। बीते 2 दिनों से आरोपी पुलिस को चकमा दे रहा था। आखिरकार जो काम पुलिस को करना चाहिए था वह काम वन विभाग की टीम ने कर दिखाया। वन विभाग की टीम ने बलात्कारी जगराम आड़े को सावर गांव के घने जंगल से गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे मामले में पुलिस विभाग की निष्क्रियता सामने आ रही है, लेकिन वन विभाग ने घने जंगल में छुपकर बैठे इस भेड़ियों को आखिरकार पकड़ ही लिया। सदर सावरगाव प्रकरणातील आरोपी हा जंगलात असल्याची माहिती अकोला वन विभागाचे उपवन संरक्षक सुमन सोळंके साहेब आणि एसडीपीओ निखिल पाटील साहेब यांच्यामार्फत आलेगाव वनपरिक्षेत्राला प्राप्त झाली। कालपासूनच आरोपीची शोध मोहीम जंगलाच्या भागामध्ये सुरू होती। स्थानिक गुन्हे शाखे, पोलीस डिपार्टमेंट आणि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सर्वच कर्मचारी हे कालपासूनच आरोपीचा शोध जंगल आणि जंगलाबाहेर घेत होते। त्या अनुषंगाने आज सकाळपासूनच आमची सर्व टीम आरोपीचा शोध घेत असताना आज दुपारी आरोपी हा आलेगाव वनपरिक्षेत्रातील सावरगाव नियत क्षेत्राच्या भागामध्ये आढळून आला आणि त्याला पकडण्यात आले आणि मोठे यश या ठिकाणी सर्व या आपल्या टीमला मिळालेलं आहे। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने 5 टीम सक्रिय की थी। 2 दिन से आरोपी पुलिस को चकमा दे रहा था। आरोपी को पकड़ने के लिए वन विभाग ने भी पुलिस को बड़ा सहयोग दिया है। आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए पुलिस प्रयास करेगी, ऐसा विश्वास जिला पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक ने दिलाया। छाननी पोलीस स्टेशन अंतर्गत सावरगाव येथे 2 दिवस पूर्वी एक अतिशय दुर्दैवी घटना घडली होती, ज्याच्यामध्ये सावरगावमध्ये एक 10 वर्षाची मुलगीवर 60 वर्षाचे नराधमाने अत्याचार केला होता। रात्री 7-8 वाजता पोलीस स्टेशनला आले होते तक्रारदार आणि 2-3 तासात FIR दाखल झाला होता। त्याच्यानंतर आरोपीचा शोध सुरू केला होता। आरोपी अगोदरपासूनच पळून गेला होता। एक आम्हाला माहिती होती की आरोपी जंगलमध्ये पळून गेलेला आहे। एक मॅसिव्ह सर्च ऑपरेशन आम्ही राबवला होता। 2 दिवसाचे सर्च ऑपरेशनमध्ये आमचे 105 पोलीस कर्मचारी अधिकारी व टोटल 5 असे वेगवेगळे पथक आम्ही स्थापन केले होते। त्याच्यामध्ये SDPOचा पथक, पोलीस स्टेशनचा पथक, LCVचे 2-3 पथक असे होते। याच्यामध्ये अजून आमचे 2 BDSचे पथक होते, डॉग स्क्वॉडचे पथक होते आणि 4 आमचे ड्रोन कॅमेराज होते। याच्यामध्ये आज 2 दिवस नंतर जंगलमध्ये स्थानिक गुन्हे शाखाचे पथकाने आरोपीला तिथून ताब्यात घेतलेला आहे, अटक केलेली आहे आणि आता याच्यानंतर आम्ही आमचा असा एक टाइमलाइन आम्ही ठेवलेली आहे की 30 दिवसात याची एक चार्जशीट आम्ही कोर्टात पाठवणार आहोत आणि याचा पूर्ण फॉरेन्सिक इन्व्हेस्टिगेशन, मेडिकल रिपोर्ट, ई साक्ष्य
फॉरेन्सिक व्हॅन सर्व जप्ती व्हिडिओग्राफी फोटोग्राफीमध्ये होणार, जेणेकरून कोर्टामध्ये जेव्हा आम्ही चार्जशीट पाठवणार तर 100% आरोपीला शिक्षा होणार आणि कठोरात कठोर शिक्षा होईल. यासाठी मी स्वतः याचा इन्व्हेस्टिगेशनचं मॉनिटरिंग करणार आहोत आणि ठाणेदार खुद या गुन्ह्याचा तपास करणार आहे. आणि मी आमचे सर्व अधिकारी बंधूला खूप धन्यवाद देतो. याच्यामध्ये अजून एक सांगायचं आहे, वन विभागाने आम्हाला खूप सहकार्य दिलेलं आहे. वन विभागाच्या मी सुद्धा ऋणी आहोत की त्यांनी आम्हाला खूप याच्यामध्ये अतिशय सहकार्य दिला. तसेच जे गावकरी आहे, जे तिथे स्थानिक रहिवासी आहे, त्यांना सुद्धा आम्हाला खूप तिथे सहकार्य दिलेलं आहे. तर सर्वांचं मी अभिनंदन करतो आणि 100% या आरोपीला शिक्षा होणार अशी ग्वाही देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. राज्य में महिला व लड़कियों की सुरक्षा करने में राज्य शासन नाकाम साबित हो रहा है, ऐसा आरोप विधायक रोहित पवार ने अपने पातूर भेंट के दौरान लगाया। अकोला पुलिस ने अपराध दर्ज करने के लिए 6 घंटे का विलंब क्यों लगाया, यह सवाल भी विधायक रोहित पवार ने उठाते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रहार किया। अकोला जिले के पातूर तालुका में इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। एक 10 साल की मासूम बच्ची के साथ 60 साल के एक दरिंदे ने अत्याचार किया। इस घटना से पूरे जिले में गुस्से की लहर दौड़ गई है। राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार पार्टी के विधायक रोहित पवार ने गंभीर आरोप लगाया है कि पुलिस ने इन सभी मामलों में केस दर्ज करने में 6 घंटे से ज्यादा समय लिया। उन्होंने आज पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। इस मौके पर विधायक नितिन देशमुख, जिलाध्यक्ष संग्राम गावंडे, रफीक सिद्दीकी, देवानंद ताले मौजूद। पण जर बघितलं तर 2 दिवसापूर्वी पातूर तालुक्यामध्ये अकोला जिल्ह्यामध्ये एका लहान मुलीवर म्हणजे 10 वर्षाच्या मुलीवर अत्याचार एका 60 वर्षाच्या माणसाने केला. ही घटना जेव्हा आम्हाला कळाली अतिशय दुःख झालं, रागी आला. इथं असणारे आमदार देशमुख साहेबांशी आमचं बोलणं झालं आणि मग कालचा दिवस हा कुठंतरी जो क्रिमिनल आहे, जो नराधम आहे, त्या व्यक्तीला शोधण्यामध्ये पोलीस व्यस्त होती. म्हणून आज खरं तर आम्ही या ठिकाणी आलो. फार चुकीच्या पद्धतीने या लहान मुलीवर तिथं अन्याय झालेला आहे. ती मुलगी बोलू पण शकत नाही अशी आजची परिस्थिती आहे, घाबरलेली आहे. त्याच्याचबरोबर त्या मुलीला तो जो व्यक्ती होता ज्याने अत्याचार केला, आईला मारून टाकेल, नाहीतर तुझ्या वडिलाला अडचणीत आणेल, मी पोचलेला आहे, माझी पोच खूप मोठी आहे, अशा पद्धतीने कुठेतरी त्या लहान मुलीला घाबरवायचा आणि तिच्यावर अत्याचार केला. खरं तर त्या लहान मुलीने धाडस दाखवलं, आईवडिलांशी ती बोलली आणि मग लगेचच आईवडिलांनी पोलिसांमध्ये जाऊन तक्रार केली. परवा संध्याकाळी 5-5:30ला तक्रार केली. FIR होताना थोडासा वेळ लागला, 11पर्यंत FIR त्या ठिकाणी झाला. खरं तर हा प्रश्न आहे की FIRला एवढा वेळ का झाला. मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी पीड़िता के पास पहुंचा और उसके साथ बलात्कार किया। इतना ही नहीं, उसने लड़की को यह धमकी देकर डराने की कोशिश की, मैं बहुत पहुंचा हुआ इंसान हूं, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसने लड़की के माता पिता को जान से मारने या उन्हें मुसीबत में डालने की भी धमकी दी थी। यह दावा आज यहां विधायक रोहित पवार ने किया। उन्होंने सीधे पुलिस यंत्रणा की कड़ी आलोचना की। विधायक रोहित पवार ने पूछा कि केस दर्ज करने में 6 घंटे क्यों लगे और आरोपी को भागने में किसने मदद की। साथ ही अब यह मांग भी सामने आ रही है कि इन सभी मामलों में किस राजनेता ने केस दर्ज होने से रोकने की कोशिश की। इसकी भी जांच की मांग सामने आ रही है। दुर्दैव एवढंच की तो माणूस ज्याने हा अत्याचार केला तो फरार आहे. काल आम्ही जेव्हा पालघरला गेलो होतो, काही क्षणातच त्या आरोपीला पकडण्यात आलं होतं. पुण्यामध्ये सुद्धा जी घटना घडली तिथं सुद्धा आपण जर बघितलं तर काही क्षणातच तिथल्या आरोपीला पकडण्यात आलं होतं. पण दुर्दैव असं इथला आरोपी अजूनपर्यंत पकडला गेला नाही. आणि आरोपी बोलत असताना काही लोकांशी असंही बोलला आहे की माझा दारूचा व्यवसाय, मी हफ्ते देतो, मला कुणी काय करू शकत नाही. पण पोलिसांवर आमचा विश्वास आहे आणि पोलिसांना आम्हाला विनंती करायची आहे आणि आव्हानसुद्धा करायचं आहे. आज संध्याकाळपर्यंत त्या नराधमाला तुम्ही पकडा, त्या आरोपीला तुम्ही पकडा, त्याला जेलमध्ये टाका आणि हा जो विषय तो फास्ट ट्रॅकमध्ये घेतला पाहिजे. इथे असणाऱ्या महिलांशी चर्चा केल्यानंतर त्यांचं हेच मत आलं की अहो कोर्ट कचेरी, हातावरचं आमचं पोट, शेतात गेल्याशिवाय काम केल्याशिवाय आमचं घर तिथं चालत नाही आणि याच्यात आम्ही किती वेळा चांदनी पुलिस थाने की हद में आने वाले एक गांव में 60 वर्षीय दरिंदे ने एक 10 वर्षीय नाबालिग को अपनी वासना का शिकार बनाया।
घटना के कारण पूरे जिले में आक्रोश का माहौल है। इस दरिंदे को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग नागरिक कर रहे हैं। पातुर तहसील के एक गांव में नाबालिग बालिका के साथ हुए अत्याचार के मामले को लेकर पूरे जिले में आक्रोश का माहौल है। आरोपी ने पैसे का लालच और धमकी देकर कई दिनों तक इस बच्ची पर अत्याचार किया। पुलिस में शिकायत दर्ज होने के बाद आरोपी फरार हो गया था। घटना के 2 दिन बाद वन विभाग की टीम ने इस आरोपी को सावरगांव परिसर के घने जंगल से गिरफ्तार किया। इस आरोपी के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए तथा आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए सरकारी स्तर पर प्रयास किया जाए तथा पीड़िता को तुरंत चिकित्सा सहायता और पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए, ऐसी मांग नागरिक कर रहे हैं। लहान मुलीवर अत्याचार होत आहेत। आता ज्या घटना घडलेल्या आहेत, सख्ख्या आजोबांनी मुलीवर हे केलेलं आहे, त्याच्यानंतर आपल्या इथं चांदणीजवळ झालेलं आहे, बाजूवाल्यांनी 10 मुलीवर अत्याचार केलेला आहे। काय वाटतं तुम्हाला, हे अशा घटना का बरं वाढत आहेत? कायदे कानून कट्टर पाहिजे, एकदम मजबूत पाहिजे आणि भीती नाही राहून राहिली कोणाला अशी कायद्याची जशी, तर त्याच्यामुळे पण प्रॉब्लेम येत आहे। म्हणून बिनधास्त सगळेजण ज्याला जसं वाटेल तसं करून राहिले, तर पण अशांना तर फाशीच दिली पाहिजे, तिथेच मारलं पाहिजे आणि तिथंच ठेचलं पाहिजे माहीत पडलं तर। त्यांना तर खूप कठीण शिक्षा व्हायला पाहिजे, कारण ही शिक्षा नाही झाली तर त्यांना अजून हाई पावल की असं करतच राहतील। त्यांनी पळवाटा ज्या आहेत कायद्यातल्या त्या बाजूला करायला पाहिजे आणि एन्काउंटर करायला पाहिजे। तर काय होते, रिपोर्ट होतो, रिपोर्ट नंतर त्याची कारवाई होते, त्याची चौकशी होते। अशी चौकशी न करता जर तो नराधम दिसत आहे की हाच आहे, तर त्याला न्यायचं आणि तसंच तिथेच बांधायचं आणि तिथेच मारून टाकायचं। एक टाइम था जो बच्चियाँ रात में 10-10 बजे 12 बजे तक अकेली घूमती थी, खेलती थी और सब प्रकार की उनकी छूट मिलती थी। आज वो लड़कियां घर में कैद है। किस कारण? क्योंकि आज ये सब माहौल इतना ख़राब हो चुका है कि कोई भी अपने पेरेंट्स या माँ बाप जो भी है वो अपनी बच्चियों को अकेला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये सबसे बड़ी परेशानी है, क्योंकि कानून ही इस पर वो अमल नहीं कर पा रहा है। कायदा काढा की त्यांना फाशी असं करूच शकतील नाही, फाशी द्या किंवा त्यांना सरी मिळून मारा असं काही की भेले पाहिजे। जेही हे असे कृत्य करत आहेत त्या लोकांना खरंच फाशीचीच शिक्षा झाली पाहिजे। रोडवर सगळ्यांनी महिलांनी जमा होऊन त्याला तिथंच ठेचलं पाहिजे। अकोला शहर के खदान पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले आदर्श कॉलोनी परिसर में बुधवार को दिन दहाड़े हुई सनसनीखेज लूट की वारदात से इलाके में दहशत फैल गई है। जानकारी के अनुसार आदर्श कॉलोनी स्थित सप्तशृंगी अलंकार केंद्र नामक सराफा दुकान में हथियारबंद बदमाशों ने बंदूक की नोक पर धावा बोलते हुए बड़ी लूट को अंजाम दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार विस्पुते नामक सराफा व्यवसायी की सप्तशृंगी अलंकार केंद्र में घुसे लुटेरों ने कर्मचारियों और दुकानदार को धमकाकर करीब 250 ग्राम सोना तथा लगभग 50 से 60 हजार रुपए नगद लूटकर फरार हो गए। यह पूरी घटना दिन दहाड़े होने से परिसर में एक ही अफरा तफरी मच गई तथा अन्य व्यापारियों में भय का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय नागरिकों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए एलसीबी तथा खदान पुलिस की टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है तथा आरोपियों की तलाश के लिए नाकाबंदी भी की गई है। प्रारंभिक जांच में इसे सुनियोजित वारदात माना जा रहा है। दिन दहाड़े हुई इस दुस्साहसी लूट से शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। कधी घटना झाली सांगा, विस्तार म्हणून सांगा। आता जवळपास 1:15 वाजेच्या जवळपास एक अज्ञात व्यक्ती आला। त्यांनी मला डायरेक्ट गन काढली आणि गन काढल्यानंतर तुझं दुकान लुटलं आहे समजून त्यांनी फटाफट माल द्यायला सांगितलं मला। तर मी ते त्यांनी बोटाने दर्शवलं, त्याच्या वस्तू मी देत गेलो त्याला। त्यांनी काही डोरले होते, गळ्यातले पेंडल वगैरे होते, लक्ष्मी हार होता, काही चेन होत्या सोन्याच्या, काही मंगळसूत्र वगैरे होते, काही चांदीचा माल गेला, काही असं अशा प्रकारचा सगळं माल आणि काही कॅश घेऊन गेला असा तो। बंदूक घेऊन आला होता। हां, बंदूक घेऊन आलेला होता। हातात लोखंडाचा पाईप वगैरे होता त्याच्यात, तसं सॉलिडवाला। मारायची धमकी दिली त्यांनी मला। किती लोक होते? एकच जण, सिंगल एकच व्यक्ती होता। त्याच्या हातात काही बंदूक होती, त्याच्यानंतर एक असं रॉड सारखं होतं, ते पण घेऊन आला होता। भाषा वगैरे हिंदी बोलणं, सुरुवात हिंदीला झाली त्याची। अंदाजे चोरी किती झाली? आता एक अजून सध्या मी काही एवढं कॅल्क्युलेशन केलेलं नाही आहे, पण हे सगळं पाहून मग सांगू शकतो मी। सध्या काही नाही सांगता येणार। कॅश पण होती का? हो, कॅश पण जवळपास मला वाटतं 70-80 हजार रुपये अंदाजे, 70-80 हजार रुपयाची कॅश पण आहे। काही गहने वगैरे दागिने तर पूर्ण नेलेच ना त्यांनी। किती ग्राम पर्यंत?
काही अंदाजे काही सांगता येत नाही. 500-600 ग्रॅम किंवा 700 ग्रॅम बी असू शकतात, पण कॅल्क्युलेशन केल्यावर समजेल मला त्याचं. आपलं नाव पुरं हां, जितेंद्र भास्करराव विस्पुते. अलंकार सप्तशृंगी अलंकार केंद्र जे आहे खदान पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये, या ठिकाणी एक व्यक्ती आला. त्यांनी बंदुकीचा धाक दाखवून दुकानामधून काही मुद्देमाल घेऊन गेला. धाक दाखवून मुद्देमाल घेऊन गेला असल्याबाबतची तक्रार खदान पोलीस स्टेशनला माहिती मिळाली आणि त्याप्रमाणे खदान पोलीस स्टेशनची टीम या ठिकाणी पोहोचली. आता सध्या आम्ही जे मालक आहेत त्यांच्याशी चर्चा करून किती मुद्देमाल गेला आहे याची खात्री करत आहोत. त्याचप्रमाणे आरोपीचा शोध घेण्यासाठी आम्ही खदान पोलीस स्टेशनची टीम, त्याचप्रमाणे LCBची टीम रवाना केलेली आहे. CCTV फुटेज आम्ही तपासत आहोत आणि त्याप्रमाणे आरोपीचा शोध घेत आहोत. सध्या तरी आरोपी एकच दिसतोय त्याच्यामध्ये. थँक्यू सर. त्यांच्या एक पिस्टल असल्याचं मालक सांगत आहेत. CCTV मधून आम्ही आता ते कन्फर्म करत आहोत. अंदाजा अजून मालक सांगतील, आता त्यांनी अजून आकडा सांगितला नाही. मई की शुरुआत में ही राज्य में कुदरत अपना मिजाज दिखा रही है। राज्य इस समय लू और बेमौसम बारिश के दोहरे संकट से जूझ रहा है और मौसम विभाग ने 7 मई को राज्य के 14 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आज शहर में अचानक तेज हवा के साथ हल्की बारिश होने के कारण वातावरण में ठंडक छा गई। विदर्भ समेत उत्तरी महाराष्ट्र में पारा जहां 44 डिग्री के करीब है, वहीं कोंकण और पश्चिम महाराष्ट्र में तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान लगाया गया है। आज गुरुवार सुबह जब दोपहर 12 बजे तक आसमान साफ था और गर्मी तेज थी तो शहर की सड़कों पर ट्रैफिक कम था, लेकिन दोपहर 12 बजे के बाद मौसम ने अचानक बदलाव देखा गया। आसमान में बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगी। इस हवा की वजह से शहर की सड़कों पर उड़ रहे धूल के गुब्बार और सड़क किनारे काम करने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसके बाद शहर में हल्की बारिश का आगमन हुआ। बारिश के कारण गर्मी से परेशान लोगों को वातावरण में ठंडक आने से राहत मिल गई है। मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक कोंकण तट पर अभी नमी बढ़ने से लोग पसीने की धारों से हैरान हैं। नमी वाले मौसम से लोग हैरान हैं और यह स्थिति अगले 72 घंटों तक बनी रहने की उम्मीद है। खास बात यह है कि राज्य में गर्मी के साथ बारिश की भी संभावना है। हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी और घाटों पर बारिश की तीव्रता ज़्यादा होगी। बिजली कड़कने के साथ बारिश की संभावना ने किसानों की चिंता बढ़ाकर रख दी है। अगर आपको डॉक्टर बनना है और आपको नीट की परीक्षा में कम अंक मिले हो तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप अपना डॉक्टर बनने का सपना उड़ान एजुकेशन ग्रुप के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। डॉक्टर बनने का अपना सपना बदलने की बजाय आप अपनी रणनीति बदलकर विदेश में पढ़ाई कर निश्चित ही डॉक्टर बन सकते हैं। 12वीं की परीक्षा देने वाले कई छात्रों का भविष्य में डॉक्टर बनने का सपना होता है। उनके अभिभावक भी यही सपना देखते हैं। 12वीं के साथ साथ नीट की परीक्षा की तैयारी भी छात्र करते हैं। नीट की परीक्षा में प्रतिशत कम आने के कारण कई छात्रों का डॉक्टर बनने का सपना अधूरा रह जाता है। लेकिन घबराइए मत, अब आपका डॉक्टर बनने का सपना शहर के उड़ान एजुकेशन ग्रुप के जरिए पूरा होने का समय आ गया है। यहाँ रशिया, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, किर्गिस्तान, नॉर्थ अमेरिका, वियतनाम आदि देशों की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी में MBBS की पढ़ाई कर आप डॉक्टर बन आपका सपना पूरा कर सकते हैं। नेशनल मेडिकल काउंसिल की नई गाइडलाइन के तहत 5.5 वर्ष के इस कोर्स के लिए यह कोचिंग व मार्गदर्शन उपलब्ध है। पढ़ाई करने के लिए विदेश में हॉस्टल सुविधा, भारतीय खाना तथा इंग्लिश मीडियम के जरिए MBBS की शिक्षा उपलब्ध है। इन सभी विदेशों की यूनिवर्सिटी के लिए अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उड़ान एजुकेशन ग्रुप प्रसिद्ध है। यह छात्रों को विदेश में MBBS की पढ़ाई को लेकर पूरी पारदर्शिता से योग्य जानकारी दी जाती है। उड़ान एजुकेशन ग्रुप के माध्यम से अभी तक 5000 से ज़्यादा छात्र विदेश में MBBS की पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। उड़ान एजुकेशन ग्रुप को 3 बार अवार्ड भी मिल चुका है, तो देर किस बात की, आप भी उड़ान एजुकेशन ग्रुप का यह विज्ञापन पत्र लेकर आते हैं। तब आपको फर्स्ट ईयर MBBS की सभी किताबें एडमिशन होने के बाद निःशुल्क दी जाएगी, जबकि नीट रिपीटर्स को सर्विस चार्ज पर 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो आज ही कॉल कर आपका एडमिशन निश्चित करें। संपर्क के लिए सभी छात्र तथा उनके अभिभावक उड़ान एजुटेक, ट्यूशन एरिया, दूध डेयरी रोड, ऑटो स्माइल सर्विस स्टेशन के सामने शास्त्री नगर अकोला से संपर्क कर सकते हैं अथवा मोबाइल नंबर 9309117214 तथा 7420999970 पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, माझं नाव डॉक्टर तात्विक तुरखडे आहे. मी उडान एज्युटेक ISM एज्युटेक अकोला
याचा संचालक आहे. आपण ISM एज्युटेक अकोला, उडान एज्युटेक जे आहे ते अकोल्यामध्ये गेल्या 2 वर्षापासून आपण सुरू केलेलं आहे. त्यामध्ये आपण विद्यार्थ्यांना भारतामध्ये आणि भारताच्या बाहेर MBBS करण्यासाठी मार्गदर्शन करतो. त्यामध्ये संपूर्णतः जेवढे विद्यार्थी आपल्या अकोल्यामध्ये शिक्षण घेत आहेत, नीटच्या एक्झामनंतर त्यांना आपण MBBSची ॲडमिशन होईपर्यंत एक मार्गदर्शन करतो. विशेषतः आपण विद्यार्थ्यांना विदेशामध्ये एका अशा युनिव्हर्सिटीमध्ये पाठवतो जिथे विद्यार्थी MBBS करण्यासाठी जातात. ती युनिव्हर्सिटी जी आहे ती भारतीय आहे, म्हणजे भारतीय विद्यार्थी भारताबाहेर एका भारतीय विद्यापीठात आता MBBS करत आहे. सोबतच तिथे जो सिलेबस आहे तो टोटल इंडियन आहे, कारण की ती युनिव्हर्सिटी स्वतः इंडियन मॅनेजमेंटमध्ये हँडल होत आहे आणि युनिव्हर्सिटीचे जे डीन आहेत ते देखील इंडियन आहेत. त्यामुळे त्या युनिव्हर्सिटीमध्ये जितके विद्यार्थी आता शिकत आहेत ते संपूर्ण विद्यार्थी भारतीय आहेत. विशेषतः आपल्या अकोल्यामधून गेल्या 5 वर्षामध्ये आतापर्यंत तिथे 500 ते 600 विद्यार्थी आपल्या अकोल्यामधून आपण MBBS करण्यासाठी पाठवले आहे. सोबतच विदर्भामधून गेले दरवर्षी 150 विद्यार्थी आपण पाठवतो. तिथे MBBSचा जो ड्युरेशन पिरियड आहे तो 4.5 वर्ष प्लस 1 इयर इंटर्नशिप असा आहे. जो भारताचा आहे तसाच सेम ड्युरेशन पिरियड तिथे गेलेला आहे. त्यानंतर तिथून दरवर्षी जे विद्यार्थी पासआउट होतात FMG MCA एक्झाममध्ये, जी भारतामध्ये आल्यानंतर तुम्हाला एक्झाम द्यायची आहे, त्याचा जो रिझल्ट आहे तो सगळ्यात जास्त आहे. त्यामध्ये आपण विद्यार्थ्यांना तिथे 5 वर्ष MCI कोचिंग क्लासेस FMG जे कोचिंग क्लासेस तिथे संपूर्ण विद्यार्थ्यांना आपण देत आहोत. त्यानंतर तिथला जो सिलेबस आहे तो देखील इंडियन आहे आणि विद्यार्थ्यांना तिथे MBBS करताना कुठल्याच प्रकारची अडचण येत नाही. अशा पद्धतीने आपण विद्यार्थ्यांना भारताबाहेर एका भारतीय विद्यापीठामध्ये MBBS करण्यासाठी पाठवत आहे. I thank IHSM for giving us an opportunity to study here from wearing the white coat. Still this day we'll miss IHSM, and I thank all the administration, rector, vice rector, dean ma'am and everyone. मानोरा तालुका के वड़गांव में यह हादसा तब हुआ जब अचानक एक सोलर पोल बिजली के तारों पर गिर गया। इस घटना में 6 लोग घायल हो गए, जिसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें इलाज के लिए दिग्रस के अस्पताल भेजा गया है। वाशिम के मानोरा तालुका के वड़गांव में आज दोपहर एक हादसा तब हुआ जब आंधी तूफान के कारण ग्राम पंचायत का एक सोलर पोल बिजली के तारों पर गिर गया। सोलर पोल के अचानक बिजली के तारों पर गिरने से परिसर में एक ही अफरा तफरी मच गई थी। घटना में बिजली का तार टूटकर सीधे शादी के मंडप पर गिर गया। इसमें 6 लोग घायल हो गए और कुछ लोगों को बिजली का करंट लगने से मामूली चोटें आई। सोलर पोल पंडाल में उपस्थित लोगों पर गिरने से 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। गंभीर रूप से घायल महिला को इलाज के लिए यवतमाल जिले के दिग्रस में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। अचानक हुई इस घटना से शादी की जगह पर कुछ देर के लिए डर का माहौल बन गया था। वाशिम शहर के हिंगोली रोड पर से डंपिंग ग्राउंड में आज लगातार दूसरे दिन भी भीषण आग लग गई। इस आग से कचरे का एक बड़ा ढेर जल रहा है और हवा के कारण सड़क पर जहरीला धुआं फैल गया है। इस धुएं से परिसर के नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वाशिम शहर का सारा कचरा हिंगोली रोड पर डंपिंग ग्राउंड पर लाकर डाला जाता है। यहाँ जमा कचरे के ढेर को लगी आग लगातार दूसरे दिन भी धधक रही है। आग से निकलने वाला जहरीला धुआं परिसर के नेशनल हाईवे 161 तक फैल गया है, जिससे सड़क का ट्रैफिक कछुआ गति से चल रहा है। साथ ही इस परिसर के गुप्ता लेआउट, बिलाल नगर, मोहम्मद अली नगर समेत इलाके के कई बस्तियों में यह जहरीला धुआं फैल गया है। इस धुएं के कारण नागरिकों को सांस लेना भी मुश्किल हो गया है, जिससे लोगों में दहशत फैल गई है। डंपिंग ग्राउंड में बार बार लगने वाली आग ने इलाके के लोगों की सेहत को खतरे में डाल दिया है। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और सांस की बीमारियों वाले मरीजों की परेशानियां काफ़ी बढ़ गई हैं। कचरा जलाने से होने वाले प्रदूषण और जहरीली गैसों से लंबे समय तक सेहत से जुड़ी परेशानियां निर्माण हो रही हैं। यह देखते हुए परिसर के लोगों की मांग है कि वाशिम नगर पालिका द्वारा इस डंपिंग ग्राउंड को तुरंत शहर से बाहर स्थानांतरित किया जाए। गुरुवार दोपहर को अमरावती जिले में मौसम ने अचानक करवट बदल लिया। तेज हवा और जोरदार बारिश के कारण जिले में कुछ पेड़ उखड़कर गिर गए, जबकि खेतों में काट कर रखी फसलों का बड़ा नुकसान हो गया। गुरुवार को दोपहर करीब 2:30 बजे तेज तूफान से अमरावती शहर के चपराशिपुरा में निर्मला महेश पाली के घर पर नीम का पेड़ जमीन से उखड़कर उनके घर पर गिर गया, जिससे बिजली का तार टूट गया। इस घटना में घर का बड़ा नुकसान हो गया। सौभाग्य से यहाँ कोई जीवित हानि नहीं हुई।
वहीं दूसरी ओर शिरजगांव, मोजरी, सलोरा शिवार में भारी बेमौसम बारिश से किसानों द्वारा काटी गई प्याज, तेल, ज्वार और सब्जियों का बड़ा नुकसान हुआ। गुरुवार और शुक्रवार को विदर्भ के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई थी। इसके अनुसार दोपहर करीब 2:30 बजे से तूफानी हवाएं चलने लगी। तूफानी हवाओं के कारण मोर्शी तालुका तूफान की चपेट में आ गया। इससे फसलों को बड़ा नुकसान हुआ। अमरावती शहर में भी जोरदार बारिश हुई। साथ ही चपराशीपुरा परिसर में तेज हवा के कारण निर्मला पाली के घर पर एक बड़ा नीम का पेड़ गिर गया। इस घटना में घर का बड़ा नुकसान हुआ। बेमौसम बारिश के कारण बारिश से बचाव करने के लिए नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए भागा दौड़ी करनी पड़ी। अमरावती शहर में नालों की सफाई जून से पहले हो जाएगी, क्योंकि यह काम मानसून से पहले करना है। इस बारे में मनपा प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। ऐसी जानकारी महापौर श्री चंद तेजवानी ने आरआरसी चैनल को दी। मानसून के दौरान अमरावती शहर के नाले चौकअप होने से कई दिक्कतें आती हैं। ऐसा न हो और शहर की ठीक से सफाई हो, इस पर ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही मानसून से पहले एक्शन लेने के लिए कदम उठाए गए हैं। महापौर श्री चंद तेजवानी ने कहा कि मानसून से पहले नालों की सफाई हो जाएगी। उन्होंने कहा कि काम शुरू हो गया है और जून महीने में काम पूरा करने का प्लान है। जून महीने के अंदर उनको नाला सफाई, जैसे महानगर पालिका का विषय रहता है कि हर साल नाला सफाई होता ही है, वो व्यवस्था इस साल में भी लगी हुई है और अधिकारी कर्मचारी वर्ग उसमें लगा हुआ है। और व्यवस्था अभी कितनी हुई है कितनी नहीं हुई इतना नहीं, मैंने जानकारी नहीं लिया है। जानकारी लेके बाकी जून के पहले बारिश के पहले हम पूरे नाले सफा करके देने वाले हैं। अकोला जिले के बार्शी टाकली तालुका के कोथली बुद्रुक में शादी के दौरान पटाखों से भरी एक कार में अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद कुछ देर के लिए इलाके में दहशत फैल गई, क्योंकि कार में रखे पटाखे एक के बाद एक फटने लगे थे। अच्छी बात यह रही कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन घटना का वीडियो फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बार्शी टाकली तालुका के कोथली बुद्रुक में शादी के दौरान अचानक एक बड़ा हादसा हो गया। शादी में इस्तेमाल होने वाली एक 4 पहिया गाड़ी में पटाखे भरे हुए थे। जब शादी की खुशियां मनाई जा रही थी, तभी अचानक कार से धुआं निकलने लगा और कुछ ही देर में कार में आग लग गई। कार में आग लगते ही अंदर रखे पटाखे तेज आवाज के साथ फटने लगे, जिससे इलाके में भगदड़ मच गई। बारात में शामिल नागरिक, विशेषतः महिलाएं और बच्चे डर के मारे सुरक्षित जगहों पर भागते दिखे। कुछ देर के लिए पूरे इलाके में डर का माहौल बन गया था। घटना के बाद स्थानीय नागरिक और वहां मौजूद युवा तुरंत मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश की। आग से गाड़ी को काफी नुकसान हुआ और खुशकिस्मती से कोई हताहत नहीं हुआ। इस बीच पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और जुलूस के दौरान सुरक्षा नियमों की अनदेखी पर सवाल उठ रहे हैं। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। आखिरकार नाबालिग पर अत्याचार करने वाला बुजुर्ग दरिंदा गिरफ्तार। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस विभाग को मिला वन विभाग का सहयोग। नाबालिग पर अत्याचार करने वाले आरोपी पर अपराध दर्ज करने के लिए 6 घंटे का विलंब। विधायक रोहित पवार ने उठाया पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल। नाबालिग पर बुजुर्ग ने किया अत्याचार, दरिंदे आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की नागरिकों की मांग। शहर के सप्तशृंगी अलंकार केंद्र में दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर लूटमारी की घटना। बंदूक से धमकाकर करोड़ों रुपयों का माल अज्ञात लुटेरे ने किया पार। जिले में दोपहर के समय तेज हवा के साथ हल्की बारिश का आगमन। गर्मी से परेशान नागरिकों को वातावरण में ठंडक छाने से मिली राहत। समाचार के लिए देखते रहिए आरआरसी न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक आरआरसी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।